दोस्तों, जापान के बारे में आप शायद ये जानते होंगे कि यह एक शांति प्रिय देश है। यहाँ पर सेना बहुत ही कम है और जो है भी वो सिर्फ ऐसे कामों को करते हैं जिसमें किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। अफगानिस्तान में एक बार अमेरिकी सैनिकों की हेल्प करने के लिए जापानी सेना भी गई थी और वहाँ पर सिर्फ ये अमेरिकी सैनिकों को पानी पिलाते थे और घायल सैनिकों की मदद किया करते थे। तो इतनी सभ्य और सुशील है जापान की सेना। लेकिन अब उनकी ही सेना में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसे देखकर पूरी दुनिया चौंक उठी है। चारों तरफ यह चर्चा की जाने लगी है कि क्या कहीं जापान की सेना अपने पहले वाले अवतार में तो नहीं आ रही है। और अगर ऐसा सच में हो रहा है और जापान अपनी सेना को पहले की ही तरह बना रहा है तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों कि जापान अमेरिका से अपनी सैन्य निर्भरता को खत्म करना चाहता है और इसलिए वह एक बार फिर से अपनी खुद की आर्मी डेवलप करना चाहता है। ये सवाल तब उठने लगा जब समुद्र में जापान का एक वॉरशिप देखा गया जिस पर उसके 12 लड़ाकू एयरक्राफ्ट तैनात थे। लेकिन इस पर जापान का सिर्फ इतना कहना था कि यह एक छोटा सा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर है। शक इसलिए हुआ क्योंकि जिस जापान के पास नाम मात्र की आर्मी है उसके पास इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके साथ ही वह अमेरिका के साथ बड़े बड़े डिफेंस डील भी कर रहा है। जिस जापान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वह कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ेगा और कभी अपनी सेना नहीं बनाएगा और वह कभी अपनी जमीन को युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। उसका इस तरह से डिफेंस वेपन्स को लेकर रवैया कुछ ठीक नहीं लगता दोस्तों। वही सवाल ये भी है कि इस बात ने दुनिया को सक्के में क्यों ला दिया है। तो इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, जापान की पहले की सेना जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड या उससे पहले की थी उसकी क्रूरता जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जापानी सेना के सैनिकों के बीच यह कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा गर्दन काटेगा और कौन ज्यादा दर्दनाक मौत देगा। वे टॉर्चर करने के नए नए तरीकों को इजाद करते थे। आज आप सब लोग ये सोचते होंगे कि चीन के लोग कैसे हैं, इसकी सेना कितनी क्रूर है। लेकिन दोस्तों, चीनियों को जापानी सैनिकों ने ऐसी दर्दनाक मौत दी थी जो चीनी आज तक भूल नहीं पा रहे हैं। और आज चीनी सैनिकों का यह रवैया शायद उस दर्द भरे जुल्म के कारण ही है जो उन्हें जापानी सैनिकों ने दिए थे। कंफर्ट वुमेन के बारे में शायद ही आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब जान लो। दरअसल 1910 में जापान ने कोरिया पर अटैक करके उसे अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था और फिर उसके बाद शुरू हुआ जापानी सैनिकों का कोरियाई लोगों पर आतंक का दौर। जापान के सैनिक कोरिया के पुरुषों को मार देते थे और फिर उसके बाद उनकी महिलाओं और उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा लाते थे। सैनिक उनका बुरी तरह से शोषण करते थे और जब ये महिलाएं उनके लायक नहीं बचती थीं तो वो उन्हें वेश्यालय में बेच देते थे और इन्हीं औरतों को कंफर्ट वुमेन कहा जाता था। ऐसा भी नहीं था दोस्तों कि ये कंफर्ट वुमेन सिर्फ कोरिया से ही थी। जापानी सेना इन औरतों को चीन, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से भी उठाकर लाते थे और सेक्स स्लेव बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि कंफर्ट वुमेन की संख्या 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जापानी आर्मी ने 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ लोगों का नरसंहार किया हुआ है। एक छोटा सा देश और उसकी छोटी सी मिलिट्री। लेकिन दोस्तों, जापान ने रशियन एम्पायर को हराया, चाइनीज एम्पायर को हराया और इतना ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके लिए उसने साउथ ईस्ट एशिया में वेस्टर्न पावर्स को भी हराया था। लेकिन जापान में इतनी बड़ी पावर बनने से भारत समेत एशिया के दूसरे देशों को भी यह एहसास हो गया था कि अगर जापान जैसा छोटा एशिया का देश इतनी बड़ी बड़ी पावर को हराकर अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सकता है तो हम क्यों नहीं। भारत में जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो यहाँ पर भी इसका खूब प्रभाव पड़ा। इंडियंस में भी यही भावना जागृत हो गई कि अगर जापान वेस्टर्न्स को हरा सकता है तो हम भी अंग्रेजी हुकूमत को देश से भगा तो सकते हैं। इतिहास की बात करें तो 13 दिसंबर 1937 को जापान ने चाइना पर मिलिट्री अटैक कर दिया था और फिर नैनकिंग, जो कि उस समय चाइना की कैपिटल हुआ करता था, उसमें जो मास मैसेकर हुआ, मास रेप हुआ, वैसा शायद ही कभी हुआ हो। लाखों चीन आप नागरिकों जो सिविलियन थे, जिनका वॉर से कोई मतलब ही नहीं था, उनका भी नरसंहार किया था इन जापानी सैनिकों ने। सामूहिक रेप की तो कोई सीमा ही नहीं थी। हजारों चीनी औरतों को एक मैदान में जबरदस्ती लाकर फेंक दिया जाता था और फिर उसके साथ जिस दरिंदगी से उन चीनी औरतों के साथ रेप किया जाता उसे यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता है। और यह पूरा नरसंहार और रेप पूरे 6 हफ्तों तक चला था। इसमें 40,000 से लेकर 3 लाख तक लोगों को मारा गया था दोस्तों। पूरा चाइना ही खत्म कर दिया था। इसलिए आज भी जब चाइना कुछ करता है तो जापान बोलता है कि शांत हो जाओ और कायदे में रहो, क्योंकि अगर हम जवाब देंगे तो उसे संभाल नहीं पाओगे। जापानी सेना की क्रूरता की कहानी अनलिमिटेड है। कहा जाता है दोस्तों कि चीन के एक बुद्धिस्ट मॉन्क को रोककर उससे जबरदस्ती रेप करवाया गया और फिर उसका गला काट दिया गया। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और जापानी और यूएस फोर्सेज आमने सामने थी तो यूएस की आर्मी जहां भी जापानी सेना से हारती थी तो इसके लोग खुद ही गोली मार लेते थे,
क्योंकि अमेरिकन सैनिकों के माइंड में जापानी सैनिकों का ऐसा खौफ भर गया था कि वे सरेंडर करने की बजाय सुसाइड करना पसंद करते थे। अब जापानी सेना की क्रूरता की एक और कहानी आपको बताएं तो चाइना के गांव में जापानी सेना ने एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और सारे गांव वालों को उसमें जिंदा धकेल दिया था और फिर उन्हें जिंदा ही जला दिया। चाइना ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी इसी तरह से जापानी फोर्सेस द्वारा मैसेकर किया गया था। दोस्तों, आपको बताते हैं जापानी सेना ने भारत के लोगों के साथ क्या किया था। आप ये तो जानते ही होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज की सेना ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार आइलैंड को आजाद कराया था। उस फोर्स में जापानी सेना भी शामिल थी। जी हां दोस्तों, 1942 से 1945 तक अंडमान पर जापानी सेना का कब्जा रहा है। कहने को तो सरकार आजाद हिंद की थी, लेकिन सारा कंट्रोल जापानी सेना के हाथ में ही था। कड़वा सच ये है कि जापानी सेना ने अंडमान के लोगों पर जो जुल्म किए थे वो ब्रिटिश अत्याचारों के मुकाबले बहुत ज्यादा क्रूर थे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1942 से। जापान ने पोर्ट ब्लेयर पर हमला किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ महीने पहले ही जापानी सेना ने बर्मा को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके कारण ब्रिटिश सेना ने पोर्ट ब्लेयर से भी अपनी सेना हटा ली। अब यहाँ सिर्फ 300 सिख सैनिक और 23 ब्रिटिश अफसर थे। ब्रिटिश अफसरों को युद्धबंदी बनाकर सिंगापुर भेज दिया गया और सोल्जर्स आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उसी शाम जापानी सेना के कुछ फौजी शहर लूटने लगे और वहीं औरतों को छेड़ने भी लगे। जुल्फिकार नाम का एक लड़का था, उसने ये हरकत देखी तो घर से एक गन लाकर उन जापानी सैनिकों को डराने के लिए हवा में कुछ फायर किया। उसके बाद जापानी सैनिक भाग गए, लेकिन कुछ देर के बाद पूरी जापानी फौज ने शहर को घेर लिया और जुल्फिकार को मांगने लगे। जुल्फिकार भाग गया, जिसके बाद जापानी सेना ने लोगों को पूरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर दिया और पूरे शहर को जलाने की धमकी दे दी। अगली सुबह उस लड़के को पेश किया गया तो जापानियों ने उसे बेरहमी से मारा और उसके हाथ पांव तोड़कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं दोस्तों, एजी बर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जेल में बंद था और उस पर आरोप लगा कि वह जासूसी करता है। फिर जापानी सैनिकों ने उसका गला काटकर एक पेड़ पर लटका दिया। 300 भारतीय लोगों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अंडमान में जापानी सेना की क्रूरता का कोई अंत नहीं था। वे लोगों से खुद अपनी कब्र खुदवाकर उन्हें कमर तक जमीन में गाड़ देते थे और फिर जापानी सैनिक उनकी आंखों, गर्दन, पीठ पर वार करते और आखिर में उन्हें गोलियों से भून दिया जाता। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जापानी सैनिक सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए अंडमान में रह रहे भारतीयों को कुछ भी इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में भर देते थे और फिर खतरनाक तरीके से उन्हें टॉर्चर करते थे। उन्हें उल्टा लटकाते, आग पर बैठाते, नाखून उखाड़ देते, आंख फोड़ देते और इसके बाद जो लोग बच जाते उन्हें ये जापानी सैनिक गोलियों से भूनकर मारते थे। आपको और भी बता दें तो 1950 के बाद जापान ने कई बार उन सभी देशों से पब्लिकली माफी मांगी है जिन पर इसने कभी कुछ न कुछ अत्याचार किया था। इसने अपनी गलती को स्वीकारा है और यह भी प्रॉमिस किया था कि कभी भी अपनी आर्मी नहीं बनाएगा। हालांकि इसकी आर्मी है, लेकिन वह बहुत ही छोटी है और सिर्फ सिविलियन वर्क्स और डिजास्टर में लोगों की हेल्प ही करने के लिए है, किसी पर जंग करने के लिए नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने इसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया था, तभी से इसका मन शांति प्रिय हो गया था। बाद में अमेरिका को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी माफी मांगी थी। इसके साथ ही अमेरिका ने जापान के कंधे पर हाथ रखकर बोला था कि अब तुम सिर्फ अपना डेवलपमेंट करो, बाकी हम देख लेंगे। और अमेरिका आज तक उस प्रॉमिस को निभाता आया है दोस्तों। जापान की पूरी सिक्योरिटी अमेरिका ही करता है और इसलिए जापान मिलिट्री और सेफ्टी वर्क के लिए अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड है। दोस्तों, कितना बताएं जापानी सैनिकों के अत्याचार की कहानी आपको, क्योंकि इनके क्रूरता की कोई लिमिट नहीं थी। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।